सो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर के बारे में, और वेक्टर के बारे में सिर्फ उतना ही जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट इसके लेक्चर में हम लोग सारे के सारे वेक्टर्स के क्वेश्चंस को कवर अप करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ध्यान से मैंने जो भी मैं बातें बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना आपको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर के बारे में आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिया होगा कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर ऑब्वियसली बात है, फिजिक्स में क्या होती है, दो तरह की क्वांटिटी यूज़ होती है। फिजिक्स में कितनी तरह की क्वांटिटी यूज़ होती है? दो तरह की क्वांटिटी यूज़ होती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये मैं बताऊंगा क्या है। दो तरह की फिजिक्स में क्वांटिटी यूज़ होती है। एक यूज़ होती है, आपको पता होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा बिकॉज 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज 11th क्लास में ऊपर मैग्नीट्यूड क्या होता है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना बोलूँगा कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब वेक्टर इज़ ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप एक, मान लो ये अलमीरा है, इसको आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और इधर से आपने फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से भी कोई बंदा है, इधर से भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इधर से ये जो न्यूटन है, ये नंबर है, ये आपको क्या बताता है? यही बताता है आपको मैग्नीट्यूड के बारे में। स्ट्रेंथ कितना है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें क्या बताती है? स्ट्रेंथ बताती है। और किस डायरेक्शन, जैसे ये इधर इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, ये इधर इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या आएगा? आप बोलोगे सर, सॉरी, नेट फोर्स क्या आएगा? ओहो, क्या हो जाता है यार, नेट फोर्स क्या आएगा? इधर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो आप बोलोगे सर प्लस का 10, इस डायरेक्शन में लगा रहा है सर माइनस का 15। नेट फोर्स कितना आएगा? माइनस का 5 न्यूटन आएगा। और भी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट। तो डायरेक्शन आ गया ना यहाँ पे, तो डायरेक्शन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन आ गया तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैंने बस समझाया बिकॉज आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले, कल को पूछ भी सकता है, और वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जाम्पल, तो जैसे कि आपका डिस्टेंस हो गया, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले टेम्परेचर, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये सब मास स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जाके पढ़ोगे, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या होगी आपकी? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको ये 9th 10th में पढ़ाई जाती है, इसलिए बस जल्दी जल्दी कवर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो मेन जो टॉपिक है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हम समझ गए, तो चलो आते हैं। सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो भाई आपने इंट्रोडक्शन में ही देखा होगा, ये जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये जो तीर नज़र आ रही है ना आपको, ठीक है, ये जो आपको ये जो तीर नज़र आ रही है ना, इसी को हम ऐसे ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हेड और टेल से। ठीक है, एक इसका टेल होता है और एक इसका हेड होता है। हेड किसके बारे में बताता है और टेल किसके बारे में बताता है? क्या टेल हमें बताता है, मैंने बताया वेक्टर का स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी वेक्टर का अपना क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मतलब कह सकते हो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में हम इससे पता करते हैं। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में इससे पता चलता है स्ट्रेंथ कितना है। और ये हेड हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में, किस डायरेक्शन में वेक्टर है, मतलब बेसिकली ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का दो होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसमें क्या होता है? डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो टेल है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, उसका जो हेड है हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर को ऐड करना। बिल्कुल, इसमें हम लोग सीखेंगे वेक्टर को ऐड करना। क्यों? हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो एडिंग ऑफ वेक्टर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि सर वेक्टर को ऐड जब भी करेंगे ना, तो जब भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो वहाँ एंगल के हिसाब से सारा काम चलेगा। जैसे कि इसमें हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में तो हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल लॉ पढ़ना है, हमको फिर क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो जी हम यही हमें पढ़ना है क्या? ट्रायंगल लॉ नहीं, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये तो कोई और लग रहा है।
ठीक है। लेकिन ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, मजाक करें। देखो ट्रायंगल लॉ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी वेक्टर को ऐड करते हैं एक बात ध्यान रखना है कि वेक्टर की, मान लो एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, इधर से मान लो ये वेक्टर है, ये कुछ ऐसा कुछ वेक्टर है। तो हम वेक्टर को जब भी, एक बात याद रखिए, वेक्टर को हम इधर से उठा करके इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल इधर शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, और इस वेक्टर को हम इधर से उठाकर इधर पैरेलल हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो वेक्टर की शिफ्टिंग होती है जिसको हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ये हमें काम देगा, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ कि जान लो कि कोई हमारा वेक्टर है, ये मान लो ये हमारा वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। ये तो इस वेक्टर को हम ऐसे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसको उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं, इसको उठा के हम यहाँ ला सकते हैं। तो वेक्टर की क्या हो सकती है, पैरेलल शिफ्टिंग हो जाती है, ये बात ध्यान रखना है। तो चलो शुरू करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कैसे करेंगे सीखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक वेक्टर हमारा, मान लो ये एक वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये जिसको हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, क्या रखना है कि जब भी वेक्टर का एडिशन होगा, जब भी वेक्टर का एडिशन होगा तो इस वेक्टर का हमको क्या लेना है, हेड लेना है, और दूसरे वाले वेक्टर का हमको क्या लेना है, टेल लेना है, ठीक है। इस वेक्टर का हमको क्या लेना है, हेड लेना है, और दूसरे वाले वेक्टर का हमको क्या लेना है, टेल लेना है। ऐसे ही होगा। जैसे मान लो ये आपका पास इस तरीके से है, एक वेक्टर है और इधर आपका एक हेड आ गया, तो दूसरा आपका यहाँ पे ऐसे लाना है, तो इसका वेक्टर टेल आएगा। तो हमें जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक यहाँ पे रिजल्टेंट दिखेगा इस तरीके से। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट दिखेगा इस तरीके से, जहाँ पे दोनों हेड आपस में क्या करेंगे, मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इनको हम लोग बोलेंगे आर, जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इनको हम लोग बोलेंगे, हम लोग ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास वी है, तो ये हम यहाँ पे आर वेक्टर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला दिया जाता है, जिसको आप लोग देख लो कि इसका वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, या कह सकते हो इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारा आर है उसका जो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत इजी है, अगर आपको याद रखना, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस याद रखना है कि यहाँ तक तो याद होगा, बस कॉस थीटा आपको याद रखना है, और क्या। ये थीटा एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना रिजल्टेंट के साथ, ये रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। अब हमें कभी कभी क्या होता है ना, इसमें एक तो आपसे पूछ लेगा कि हाँ बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड है ये आर क्या है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड है। पूछेगा तुमसे कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक है। दो वेक्टर आपको दे देगा इस तरीके से करके, उसका मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब मान लो कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले, कैसा डायरेक्शन पूछा जा सकता है, मान लो कि ये वेक्टर हमारे पास ऐसा है, दूसरा वेक्टर हमारे पास इस तरीके से है, और अगर आपको जब भी ये एंगल पूछेगा तो एंगल हमेशा याद रखिएगा दोनों वेक्टर का जब भी टेल मिलेगा, जहाँ भी दो वेक्टर के पूछ, अरे ये दोनों वेक्टर के यहाँ पे टेल मिल रहा है ना, यहाँ पे तो दोनों वेक्टर यहाँ पे ही एक एंगल बनेगा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो ये एंगल हमारा बन रहा है अल्फ़ा, क्या बन रहा है ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा। और अगर मैं इसको यहाँ से इसको इस वेक्टर को ध्यान से देखना, इस वेक्टर को अगर मैं इस तरीके से शिफ्ट कर दूँ आगे, ठीक है, तो ये देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे एक रिजल्टेंट है, ये आर है, ये क्या है आर है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, दो एंगल मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत आराम से सीखो। चलो फिर से एक मैं बनाता हूँ, आराम से सीखो, आराम से ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये हमारे पास ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, मैं ऐसे माना हूँ। ये हमारे पास वेक्टर क्या हो गया, हमारे पास ये वेक्टर बी हो गया, क्लियर है सर। ये हमारे पास जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये देखो ध्यान से सुनो, जब भी एंगल बनेगा तो दो टेल, यहाँ पे भी दो टेल है, यहाँ पे भी दो टेल है, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वेक्टर ए रिजल्टेंट के साथ बना रहा है, और यहाँ पे जो वेक्टर ये भी वेक्टर है, शिफ्ट किया मैंने, बस इसको उठा करके मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो समझ में आ रहा है क्या मैंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल हम बोल रहे हैं उसको थीटा बोल रहे हैं, और दो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। तो आपसे दो कुछ पूछेगा कि बताओ यहाँ पे ये जो
वेक्टर ए है, रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये जो वेक्टर ए है ना रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा क्या है, दो चीज़ें तब समझिएगा कि थीटा क्या है, थीटा क्या है, जो वेक्टर के बीच का एंगल है, थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच में बनेंगे, और अल्फा क्या है, वेक्टर ए रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है। तो tan अल्फा अगर आपसे कल को निकालने के लिए बोलता है, tan अल्फा की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट हम बता सकते हैं, लेकिन इतना है tan अल्फा डायरेक्ट याद रखना है आपको कि ये होगा b साइन थीटा, ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, बस ये ध्यान रखना है। tan अल्फा निकालने के लिए बोला थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ है, आपको बोलेगा इस दो वेक्टर है उसके बीच में एंगल दिया हुआ है कुछ फलाना, ठीक है, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनेगा वो 1 करेगा, ठीक है। तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, क्लियर है, क्लियर है, अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो यही चीज़ बस आपको ध्यान रखना था कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ है बस ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है रिजल्टेंट का, मिनिमम पूछ लेता है वैल्यू, ठीक है, और एक पूछता है आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है रिजल्टेंट का, आर का मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बात बस ध्यान रखना कि जब कॉस थीटा है ना, आर है कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाती है, या सॉरी ऐसे बोलते सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जो 1 हो जाएगी, ध्यान से सुनना, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, चलो सुनो आराम से सुनना मेरी बात, कि जब इसकी वैल्यू जो कॉस थीटा अगर आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो कॉस थीटा आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी वैल्यू अगर क्या हो जाए, इस कॉस थीटा की वैल्यू, इस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए, या आप कैसे बोलो कि अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए, अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो आर भी तो मैक्सिमम हो जाएगा, अरे हाँ कि ना, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर ये मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा तुमको 1, और कॉस थीटा 1 किसके बराबर होता है, सोचो ज़रा, कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू पे कॉस 1 होता है, थीटा को 0 रखोगे क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, मतलब अगर आपको आर की वैल्यू को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, कह सकते हो कॉस थीटा की कॉस 0 इज इक्वल टू 1 पे आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा क्या था बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, अब यहाँ पे कॉस 0 ले लो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगी, कॉस 0 के लिए तो 1 होती है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया ना, ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर से स्क्वायर आप हटा दो यहाँ पे, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, याद रखना है जब भी पूछेगा रिजल्टेंट मैक्सिमम तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है, ये जो बॉक्स है ना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, यानी कि 0 डिग्री का मतलब भी क्या होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, हमेशा जब याद रखिएगा, दो वेक्टर ये भी पूछ सकता है कि पैरेलल किस डायरेक्शन में होंगे, तो दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उनके एंगल का कॉस 0 क्या होगा, जो वेक्टर जब जैसे कि ये एंगल था, मान लो ये एंगल है, कुछ एंगल है, लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर एकदम इस तरीके से पैरेलल हो गए है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाए 0, और 0 डिग्री पे रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसी तरीके से जैसे आर मैक्स ए प्लस बी है, उसी तरीके से हमारे पास एक होगा यहाँ पे, जैसे कि आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, ये भी पूछ सकता है आपसे, आर मिनिमम कब होगा, ध्यान रखिएगा आर मैक्सिमम कॉस 0 पे था, तो आर मिनिमम होगा कॉस, आर मिनिमम करने के लिए कॉस हमको लेना पड़ेगा 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस, क्यों आर मिनिमम लेने के लिए जैसे +1 ले रहे थे तो यहाँ पे हम -1 लेंगे, तो कॉस 180 की वैल्यू, तो आर मैक्स उसी तरीके से आप जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू सॉरी आर मिनिमम की वैल्यू जो आ जाएगी, आर मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस बी ना के a माइनस बी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो बोलो, ठीक है, अरे बोलना,
तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपके पास कि कोई दो वेक्टर है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो एक वेक्टर आपके पास दो वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास 5 दिया हुआ है, एक वेक्टर आपके पास 5 दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर आपके पास 1 दिया हुआ है, ठीक है। दो वेक्टर आपके, एक वेक्टर का 5 है, एक दूसरा वेक्टर हमारे पास 1 दिया है, तो रिजल्टेंट क्या नहीं पॉसिबल है, मतलब क्या रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि इसका मिनिमम क्या हो जाएगा। तो मिनिमम क्या होगा, 5 में से 1 गया 4, और इसका मैक्सिमम, इस दो वेक्टर का मिनिमम आप निकालो, मिनिमम क्या होगा 4 और मैक्सिमम क्या होगा 6। तो जब भी जो पॉसिबल है वो 4 से लेके 6 ही के बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट हमेशा जो भी आएगा 4 से लेके कहाँ तक जाएगा, 6 के तक जाएगा। जैसे एक वेक्टर हमारे पास 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, तो बोलता है कि रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, रिजल्टेंट क्या, मिनिमम इसका क्या होगा, रिजल्ट मिनिमम क्या होगा, 4 में से 3 गया 1, मैक्सिमम क्या होगा इसका 4 + 3 7, मतलब 1 से 7 तक ही जाएगा, 1 2 3 4, इससे रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 2 3 4 5, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। तो आर मिनिमम समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 से लेके 7 तक जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या नहीं, अगर मान लो ऑप्शन में 8 दिया रहा है तो 8 नहीं होगा, अगर ऑप्शन में 9 दिया रहेगा तो 9 कभी भी रिजल्टेंट इसका नहीं हो सकता है, 6 दिया रहेगा तो 6 इसका 6 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा सीख लेते हैं। कुछ नहीं है पैरेललोग्राम लॉ, यही है, बस आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, कॉस थीटा -1 हो जाएगा तो आर मिनिमम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 पे मैक्स, थीटा का वैल्यू 180 की -1। क्लियर हो गया यहाँ तक मेरी बात। और टैन दो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो कैसे निकालेंगे, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ, देखो उसी की तरह है, ठीक है ना। अब इसमें क्या याद रखना है पैरेललोग्राम लॉ में कि उसमें जैसे कि हेड को उसके टेल से जोड़ रहे थे, इसमें बस ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ में आप ताल से ताल मिलाओगे नहीं, टेल से टेल को मिलाना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं है। वहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे टेल याद रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो करना यूँ है कि मान लो ये दो वेक्टर इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वेक्टर मान लो, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर है मान लो, ऐसे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। लेकिन फिर ये तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि इस वेक्टर को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देना। ये जो नीचे वाला जो वेक्टर है ना, आप ये जो देख रहे हो ना नीचे वाला ये जो वेक्टर है, इसको ऊपर वाला शिफ्ट करेंगे हम लोग। किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और बी वेक्टर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो शिफ्ट किया, अरे यार कैसे क्या हो जाता है, ये वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो बीच से आपका जो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से जो निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, यही हमको निकालना रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला निकलेगा, R = क्या फार्मूला लगेगा, आप सिंपल सा फार्मूला लगाओगे सर, R का जो वैसे तो ऐसे निकलता है, R का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखाया जाता है मैग्नीट्यूड को, लेकिन आप ऐसे, क्या मैंने बताया था, R², ठीक है, मैंने क्या बताया था, R² = A² + B² + 2AB क्या आता है, cos थीटा। इसमें भी वही फार्मूला यूज़ करना है, सिंपल। और अगर आप बहुत सारे एग्जाम में ऐसे लिखा था, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करना है। और यहाँ पे बस अब आपके इसके एंगल का बारे में थोड़ा बताना। तो एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे कि थीटा और एंगल कैसे निकाल, फिर वही बोला, कुछ नहीं करो, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप इसको खींच दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनते हुए दिखेगा, ये वाला एंगल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है ना, शिफ्ट कर दिया, ये भी वेक्टर ए है, तो ये थीटा एंगल बन रहा है। ये कौन सा एंगल बन रहा है बोलो, ये यहाँ पे एक वेक्टर रिजल्टेंट के साथ एंगल बना रहा है, एक थीटा एंगल बनेगा और एक क्या एंगल बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा, ठीक है, एक आपका अल्फा एंगल बनेगा। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना है यहाँ पे tan अल्फ़ा, वही होगा। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, tan अल्फ़ा अगर हमसे पूछ लिया यहाँ पे, tan अल्फ़ा होता है वो क्या होगा, आप बोलोगे सर B
साइन थीटा अपॉन क्या होगा a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन थीटा अपॉन। अब हम लोग बस यही था, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है भी नहीं। इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग एक साथ सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे हम लोग सारे इसमें कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किस तरीके से करते हैं। देखो, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको मान रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये वेक्टर आपके पास बी है। तो कुछ नहीं करना है, आप अपोजिट, जैसे वेक्टर की ये आपको नज़र आ रहा है ना इस तरीके से कुछ करके, तो इसको क्या कर लो ना, अपोजिट कर दो, उलट दो इस वेक्टर को। तो जब ये उलट जाएगा ये वेक्टर, तो ये नीचे आ जाएगा कुछ करके इस तरीके से। तो ये वेक्टर बी जो होगा ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट आप बोलोगे कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट ये आएगा आपका रिजल्टेंट, है कि नहीं। फिर इसको आप यहाँ से पैरेललोग्राम ऐसे खींचोगे, यहाँ से ये पैरेललोग्राम बनाओगे, मतलब ये वेक्टर बी यहाँ पे आ जाएगा माइनस वेक्टर बी, और ये भी तो वेक्टर ए हो जाएगा ना इस तरीके से करके। अरे हाँ कि ना, और ये माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत इजी चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये हमने अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा भी चीज़ पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे 180 दो वेक्टर के बीच में माइनस एंगल है, तो कॉस 180 माइनस थीटा अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है माइनस कॉस थीटा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ से वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लें कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम क्या ले रहे हैं, थीटा, और वही अल्फ़ा भी हम लेंगे यहाँ पे। अल्फ़ा जो होगा रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो, चलिए ठीक है वो तो बता देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आर स्क्वायर आएगा, कैसे आएगा मैं थोड़ा बता देता हूँ वेक्टर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस एंगल कितना लेना है, ए और बी के बीच में 180 माइनस थीटा, तो कॉस आएगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। तो वही चीज़ें, बस माइनस आ गया बीच में 2ab के आगे। ठीक है, और वही अगर आपसे tan थीटा पूछ ले यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, b साइन थीटा। ठीक है, b साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा। समझ में आ गया, बोलो, दोनों क्लियर हो गया, पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, सब्ट्रैक्शन, ये सारी क्लियर हो गए। चलो अब हम लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका यूनिट का मतलब ही क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखो, वेक्टर का मतलब ही क्या होता है। अगर हम आपसे एक वेक्टर को बोलें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या बोलोगे, सर वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और प्लस इनटू उसके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, यही आपको पता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर ए है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से, और मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से। बॉक्स डाल के आप क्या करोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखते हो। और डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एन कैप, या कह सकते हो जिस डायरेक्शन में, देखो अभी हम समझाएंगे इस एन कैप का मतलब क्या होता है। बस इतना समझो कि ये वेक्टर ए है, जिस तरीके से एन कैप में आपको 3 चीज़ें, किस डायरेक्शन के अलॉन्ग वो वेक्टर है। ठीक है, अभी आपको क्लियर करें, बस ये समझ लो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये हमारा जो है, यही हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है एन कैप। ठीक है, तो कभी कभी ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन कैप निकालने का, उसका वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उस वेक्टर, जब भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछेगा कि किस डायरेक्शन के अलॉन्ग, वो हम बताएंगे किस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जे एक्स। लेकिन अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछ लिया, तो उसके वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बताऊँगा, ये बात आप ध्यान रखोगे, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात बोलूँ, जिसमें 3 चीज़ आपको सीखना है, जैसे कि
एक होता है हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास होता है जेड एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे जेड एक्सिस के, इसके अलॉन्ग जो लिखते हैं यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप। जब भी हमारे पास वाई एक्सिस के अराउंड कभी फ्यूचर में आपको कोई भी वाई एक्सिस के दौरान ये वर्टिकल अगर आपसे कोई भी कंपोनेंट पूछेगा तो वहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर आप उसको कंसिडर करोगे जे कैप, और यूनिट जेड के अराउंड बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे, के कैप। मान लो कि अगर आपका फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आप फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है तो आप बोलोगे सर 3 आई कैप हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया। ये आई कैप है क्या, ये आई कैप डायरेक्शन के बाद, देखो यूनिट वेक्टर बेसिकली यूज़ होता है हमें डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर का यूज़ ही किया जाता है हमारा डायरेक्शन को बताने के लिए। आप लिख लोगे कहीं पे डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, डायरेक्शन को बेसिकली बताने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन 3 आएगा, लेकिन अगर आपको बोलेगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एफ लग रहा है तो आप बोलोगे उसको क्या 3 जे कैप बोलोगे। अगर फोर्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है तो आप उसको बोलोगे 3 के कैप बोलोगे। क्लियर है यहाँ तक, मेरी बात समझ में आ रहा है, बोलो या सुन लो, ठीक है। तो चलो कुछ यहाँ पे हम इसके बारे में और जानते हैं। सो अगर कल को आपको एक यूनिट वेक्टर दे दिया, मान लो 3 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 5 के कैप, मान लो एक वेक्टर दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, क्या बता दो, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता के दिखा दो। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, आपको एक रूट का साइन लेना है और फिर इसके कोफिशिएंट आपको जो दिख रहे हैं, कोफिशिएंट मतलब आई कैप का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का आपको स्क्वायर लेना है, प्लस -1 का स्क्वायर, वैसे माइनस ना भी लिखो तो काम चलेगा क्योंकि बाद में स्क्वायर हो ही जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर जब भी आपसे पूछेगा उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। मान लो अगर हमको यूनिट वेक्टर पूछा है, ठीक है, मान लो हमसे क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ऐसे पूछा है ए प्लस जो भी है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ही करवा लेता हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, इसके डिटेल क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, क्या क्वेश्चन दिया कि वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी बता दो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे किसी भी यूनिट वेक्टर से अगर आपको बता दें, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, यूनिट वेक्टर आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है बस। तो वेक्टर तो आपके पास दिया हुआ है इतना, उसी नीचे बस उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बहुत इजी आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे किसके अलॉन्ग पूछा है वो बस आपको ध्यान रखना है। पूछा किसके अलॉन्ग है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अलॉन्ग पूछा है आपसे। तो वेक्टर ए प्लस अगर हमको वेक्टर बी के अलॉन्ग अगर हमको निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमको, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये आप लिखेंगे, पूरा लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक पहले लिखोगे यूनिट वेक्टर लॉन्ग वेक्टर बी, ये बराबर होगा हमारे पास इस तरीके से। क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर में उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड क्या है आपका दिया हुआ 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, और नीचे में आप क्या लिख दोगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे 3 आई स्क्वायर, माइनस लेके नहीं चलना है, सब जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा किस तरीके से, देखो 3 का स्क्वायर 9, 1 10 25 और 10 कितना हो गया, √35 आ जाएगा। तो √35 आ जाएगा, तो ऐसे आपको अलग अलग कर देना है। 3/√35 आई कैप माइनस जे 1/√35 जे कैप और प्लस 5/√35 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, बोलो हाँ कि ना। इसको कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर को बेसिकली किसके लिए रिप्रेजेंट किया था, डायरेक्शन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ जो हमें पता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और इससे पहले एक और छोटी सी चीज़ हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट को लेके जानेंगे। चलो ठीक है, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो जब कभी भी वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है तो उस वेक्टर का दो मान लो ये वेक्टर, मान लो ये किसी एंगल पे, इसके साथ मान लो कुछ एक एंगल बन रहा है, तो जब भी वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइन होगा तो उसका दो कंपोनेंट हमेशा, मतलब देखो एंगल पे इंक्लाइन है ना, तो एंगल पे इंक्लाइन है, जब भी एक एंगल पे इंक्लाइन होगा
तो वो इस वेक्टर के बारे में अगर हमको एकदम बताना है तो इसका दो कॉम्पोनेंट लेते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा हमारा इस वेक्टर, ये वेक्टर है हमारे पास, ये जो हमारे पास वेक्टर है इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, एक इसका कौन सा डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन होगा और इसका कौन सा डायरेक्शन होगा, इसका वाई डायरेक्शन होगा। जब इस वेक्टर का, इसी को कहते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर दिया, दो पार्ट में, उसके दो कंपोनेंट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इसके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो आप लोग को पता चलेगा कि अगर ये वेक्टर कुछ भी वेक्टर दिया, मान लो इस वेक्टर का नंबर 10 दिया हुआ है, तो ये इसका जो एंगल जहाँ बना रहा है, मतलब ये जिसको बगल वाला जो भी एंगल बन रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल जो बगल वाला, इसको बोलेंगे 10 cos थीटा, और जो दूर है इस थीटा के एंगल से दूर है वहाँ पे हम लेंगे 10 sin थीटा। ठीक है, मतलब बगल है। जैसे ये एंगल आपको इस तरीके से वेक्टर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एंगल ऐसे बना रहा है, ठीक है ना, तो ये थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट मान लो ये 5 दिया हो, तो ये आपका 5 इसका एक एक्स वाला कॉम्पोनेंट, एक वाई वाला कॉम्पोनेंट, तो एक्स वाले को क्या बोलेंगे हम 5 cos थीटा, थीटा के बगल में, और दूर वाले को क्या बोलेंगे 5 sin थीटा बोलेंगे। इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग रिजॉल्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इसको समझा देता हूँ। मान लो एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ये मान लो 100 न्यूटन का अगर आपको फोर्स लग रहा है इस तरीके से करके, तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और वाई डायरेक्शन में लिटरली फोर्स, मतलब नेट फोर्स क्या लगेगा इस डायरेक्शन में, तो आपको बताया। मान लो ये इधर है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये एंगल बताना चाह रहा हूँ, ये इसके साथ मतलब वर्टिकल के साथ अगर मैं एंगल बनाना चाह रहा हूँ, मान लो ये 45 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट बताना है, वाई कॉम्पोनेंट बताना है आपको। ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है। आप बोलोगे सो ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से आप बोलोगे इसको, आप ये बोलोगे कि सर ये वाला जो एंगल जिसके साथ बन रहा है वहाँ वो बगल जहाँ एंगल है इसके बगल वाला ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये तो 100 cos 45 होगा, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बोलोगे 100 दूर है ना, sin 45 बनेगा। 100 cos 45 मतलब 100 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 100/√2 होगा, और 100 sin 45 मतलब sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका भी 100/√2 होगा। इस तरीके से आपको कुछ फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि नेक्स्ट वीडियो में कवर लेनी, इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, एक साथ वीडियो कवर हो जाएगा और आप लोग पढ़ लोगे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। बहुत हम बताते हैं कि अगर देखो कि अगर किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर सिर्फ एक नंबर आता है, मान लो सिर्फ एक दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलती है, वहाँ से सिर्फ क्या, मान लो आंसर एक नंबर आता है, नंबर मान लो कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो सिर्फ एक नंबर आपको वहाँ से मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक आंसर जो भी आएगा ना वहाँ पे आपको सिर्फ एक नंबर दिखेगा, आपको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में। नंबर मतलब आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वहाँ पे से निकल करके आएगा। आपको नहीं क्लियर हो रहा है, मैं समझाता हूँ फिर से। ऐसा समझ लो, जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर एक स्केलर आता है। स्केलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता है। सिर्फ एक मतलब स्केलर कहने का मतलब क्या होता है, वेक्टर नहीं आता, स्केलर अगर आंसर आएगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमें दो वेक्टर है, ये भी वेक्टर ये भी, लेकिन आंसर जो आ रहा है स्केलर आ रहा है, देखो इसमें कोई भी ऊपर में कैप नहीं लगा, स्केलर आ रहा है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इसको जब स्केलर आएगा तो इसको हम क्रॉस हटा देते हैं, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे डॉट से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस से डिनोट। सिंपल सी बात है बस ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आगे जाकर पढ़ोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने देखा होगा आगे जाके पढ़ोगे ये बात कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन आता है। वर्क डन एक्चुअली स्केलर है, तो अब स्केलर आ रहा है तो हमें क्या मानना, डॉट यहाँ पे डालूंगा, और वेक्टर आता तो ऑब्वियसली बात है हम वो करते हैं। तो चलो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जल्दी स्पीड से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एकदम जल्दी से। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है, ए इंटू बी कॉस थीटा होता है। ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आपको लेना पड़ता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी कॉस थीटा।
क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं तो थोड़ा सा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ इसमें। जिस तरीके से ध्यान रखना है कि हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ इसमें पूछेगा कि आई कैप को अगर आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। जे कैप को अगर जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सब बोलेगा वो कैसे आता है, तो देखो बहुत सिंपल सी है। अगर हम दो वेक्टर को ले लेते हैं, आई कैप और आई कैप को ले लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर आप ले लिया, आपने बोले कि सर आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करना है, इस आई कैप को इस आई कैप से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यही ना बोलना है। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर अभी आपने पढ़ा है कि सर इस आई कैप का मैग्नीट्यूड लेना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। इसका बी बी आई कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। और दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, क्योंकि आई कैप तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन। तो थीटा का वैल्यू कितना लेना, 0। कॉस 0 की वैल्यू होती कितनी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1 ही होती है। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी की तरह से जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन मैं दे दूँ तो आप किस तरीके से करोगे मैं बताता हूँ। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया है, क्या क्वेश्चन दे दिया है कि हाँ 2i के वेक्टर ए की वैल्यू दी है, वेक्टर बी की वैल्यू दी है, ए डॉट भी निकालना। तो बोलोगे सर क्या निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी कॉस थीटा होता है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, आप बताओ कैसे निकलता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वही मैग्नीट्यूड मतलब ए बी कॉस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अरे हाँ कि ना। तो इसमें कॉस थीटा ध्यान ही नहीं रखना है, इसमें डायरेक्ट है कि ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे कैसे। तो बहुत ध्यान दें कि इसमें जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, के कैप आएगा। आई कैप की वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 × 5 कितना होता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट करना है। यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आई कैप की वैल्यू 1 होती है, छोड़ दो उसको, ध्यान से सुनो मेरी बात को। फिर प्लस और माइनस देखो, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। आप 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है, तो 9 रख दो। फिर क्या होता है, 4 2 सा प्लस 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 ही होता है, 4 2 सा कितना होता है, 8 होता है। तो 4 2 सा क्या होगा, 8। इस तरीके से आंसर आएगा, क्योंकि आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 2 5 सा कितना होगा, 10। आई कैप की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आई डॉट आई कॉस थीटा मतलब क्या, कॉस 0 तो 1 ही होता है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है इस तरीके से। तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए डॉट बी, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 वेक्टर पैरेलल है, मान लो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अगर पैरेलल होंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात, अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे से तो ए क्रॉस बी 0 होंगे। ये ए क्रॉस बी अभी, अच्छा छोड़ो इसको, अभी नहीं बताते, थोड़ा एक पहले समझा देते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट उसके बाद समझाते हैं। ये 2 आंसर मैं आपको समझाऊंगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट समझाने दो। आप ये सुन लो बस कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, बस इतना बता दो मेरे कि अगर 2 वेक्टर, मान लो ये आई कैप है बस, और ये जे कैप और ये आई कैप है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, तो अगर मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि cos 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, बस इतना बताओ। तो आप बोलोगे cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई कैप को अगर हम उसके जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आई कैप और अगर हम जे कैप को मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो आंसर होगा सर यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप आपस में परपेंडिकुलर होंगे। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, जब भी ध्यान रखिएगा, मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो आप ऐसे बोलिएगा कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आंसर आएगा, ये 0 आएगा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। सिंपल सी बात है कि ना। तो चलो अब हम लोग वेक्टर के अपने लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया, कैसे समझ में आया आपको। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप की वैल्यू 1, के कैप की वैल्यू 1 होती है। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि अगर आई कैप जे कैप आ गया, जे कैप के कैप हो गया, इस तरीके से, तो आपको अगर दिन 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। आ जाते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, जैसे उसमें होता था ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या, ए बी साइन थीटा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे
यहाँ पे क्या होता है, हमें एक वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता क्या है, यहाँ पे वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा और ये हमें किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, फिर वही बात, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा तो आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप और के एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा तो के कैप। अब ध्यान ये रखना है आपको ना कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आई कैप और आई कैप कभी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर साइन थीटा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोलें कि आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे आई कैप तो सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री है तो साइन आ रहा है ना यहाँ पे, तो साइन 0 की वैल्यू पता है क्या होती है, 0 होती है। तो सेम रहेगा, अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सेम पैरेलल होंगे तो साइन थीटा वैल्यू 0 होगा, साइन 0 0 होता है। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर वाला ही केस बनेगा यहाँ पे डायरेक्शन। तो आई बस याद रखना है, आई जे के आपको याद रखना है, आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे के आएगा, इस तरीके से आई जे के बना लेना आपको इस तरीके से। तो आई इधर से आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया आई जे के होता है, जे के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। जे क्रॉस आई अगर उल्टा चलेंगे, अब देखो मान लो जे क्रॉस आई हमको बोला, मान लो जे से आई जाना, उल्टा जाना है तो माइनस आंसर आ जाएगा। जैसे उल्टा जाना, मान लो जे से आई जाना है तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, के से जे जाना है तो माइनस आई हो जाएगा, आई से के जाना है तो माइनस जे हो जाएगा। बस सिंपल सी बात यही आपको ध्यान रखना है। तो चलो इसको करते हैं हम लोग, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत अच्छे वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये कुछ वेक्टर दिए हैं, हमको इसको क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत आराम से सुनना, आराम से कर लोगे। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लो, आप यहाँ पे आई कैप लिख लो, ठीक है, आप यहाँ पे जे कैप लिख लो और यहाँ पे आप क्या लिख लो, के कैप लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे लिखना है 3 2 3, यहाँ पे दिया ना 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसको लिख लो उठा करके 3 2 3 और नीचे क्या है 2 -3 और क्या दिया हुआ है 4 दिया। करना कैसे मैं आपको ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना कि आपको क्या करना है, आई कैप वाले को छुपा लेना है, इसको हाइड कर लो। मैं बोल रहा हूँ इस वाले पार्ट को आप देखो ही नहीं, नज़र ही नहीं आना चाहिए। अभी आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको हटा लो, हाइड कर लो, भूल जाओ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप बॉक्स डालो, एक तरह से माइनस डालो, बीच में आई कैप लिख लो, ठीक है, फिर माइनस डालना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बॉक्स डालना है आपको, यहाँ पे जे कैप लिख लो, ठीक है, और लास्ट में आपको, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ कि यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, फिर यहाँ पे क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आई कैप के बाद माइनस लेना है और जे कैप के बाद प्लस लेना है। और बॉक्स अब देखो करते हैं क्या, हम किसको किस तरीके से करते हैं। देखो आई कैप को हाइड कर देना, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इस आई कैप वाले को पूरा हाइड कर लिया। अब करो ये, मैं आपको बताऊँ बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके से देखो, एक बार ऐसे अगर आप एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे, ठीक है, फिर आपको जे कैप वाले में शुरू में ऐसे चलना है, फिर बाद में ऐसे चलना है। अच्छे से समझाता हूँ, देखो जैसे कि मैंने क्या किया, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे -3 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -9 आएगा, और फिर 4 2 से आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 8। ठीक है, इस तरीके से आपने चला, पहले आप -3। अब देखो जे कैप वाले को आपको छुपा लेना है, मतलब आप क्या करो, आप भूल जाओ कि जे कैप नज़र आ रहा है आपको, इसको भूल जाओ, भूल जाओ। अब आपको कैसे करना है, आप पहले कैसे चले थे, इस तरीके से पहले शुरुआत की थी, अब इस तरीके से आपको शुरुआत करना, मतलब ये शुरुआत आपको करना है, यानी कि 4 3 इस तरीके से चलना है। तो 4 3 कितना होगा 12, फिर माइनस डालो, 2 3 कितना होगा यहाँ पे 6। अब फिर वैसे ही करो जिस तरीके से चलते, इस तरीके से एक बार ऐसे चले, एक बार फिर ऐसे चले थे, फिर ऐसे चले, फिर आप ऐसे चलना है। 2 3 कितना होता है 6 और 4 3 कितना होता है 12। इस तरीके से आपको चलना है। समझ गया क्या किया मैंने, एक बार और मैं बता देता हूँ, सुनो ध्यान से ज़रा, एक बार फिर सुन लो कैसे चलना है। देखो आई कैप वाले को हाइड कर लिया, मैंने क्या किया, पहले ऐसे चलना है, पहले कैसे चलना है, इस तरीके से चलना है, फिर हम ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई, आई कैप वाले को हाइड कर लो, जे और के को ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 3 -9 आया, फिर ऐसे 4 2 कितना आया 8 आया, हो गया, -9 -17 आ जाएगा। फिर आपने ऐसे चल लिया था, अब ऐसे चलना है, मतलब अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को हाइड कर लो पहले आप, बीच में आप इसको हाइड कर लो, अब ऐसे करोगे, इसको 3 से 4 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे
12 हो जाएगा। और क्या करो फिर, इस 3 को 2 से करो, तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर कैसे चलना है, फिर कैसे चलोगे, फिर जे के कैप को हाइड कर लो, एकदम भूल जाओ कि के कैप कुछ होता है, इसको भूल जाओ, एकदम भूल जाओ एकदम, कुछ है ही नहीं मान लो। ठीक है, तो फिर आपको क्या दिखेगा, 2 ही चीज़ दिखेगा। तो करना कैसे है, आपने ऐसे चला, फिर कैसे चला था, फिर पहले ऐसे शुरुआत किया, फिर ऐसे चला, फिर आपको ऐसे चलना, मतलब इसको इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलो वेक्टर पूरा ख़त्म हो गया है, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। थैंक यू सो मच।